नमस्कार साथियों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। हमने 5 टॉपिक जो हैं वो भूगोल के चतुर्थ श्रेणी के याद कर लिए हैं। वो कक्षाएं आपने नहीं ली हैं तो वो जाकर ले। आपको बेसिक से बहुत अच्छे से वहां पर आपको याद करवाया गया है और उम्मीद है कि इन प्रश्नों से बाहर प्रश्न भी नहीं आएंगे। और आपको पता है हम लोग दिशा 2020 जो है वो 4th ग्रेड वाली बुक उसका सॉल्यूशन कर रही है और इसका आज का अपना 6वां टॉपिक है, वो है जल संसाधन, अपवा तंत्र व झीलें। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न, शेखावाटी के अंतः प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आया है शेखावाटी का अंतः प्रवाही क्षेत्र नाम आया है। इसमें आपको पता है कौन सी मुख्य नदी है, तो कांतली नदी है। कांतली नदी सर खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है और इसके यह सीकर और उसके बाद में आप लोगों का नीम का थाना से ये झुंझुनू को 2 भागों में बांटती हुई झुंझुनू और चूरू जिले के नौरंग देसर गांव में जाकर विलुप्त हो जाती है। और इस कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र आपको पता है तोरावाटी कहलाता है। तोरावाटी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली तोरावाटी कहलाती है। तोरावाटी बोली ढूंढाड़ी बोली की उप बोली है। ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से पता है। मेरे को उम्मीद है आप ये सारी चीजें जानते होंगे और यदि नहीं जानते हैं तो आप मेरे साथ बने रहे। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, सफलता को सुनिश्चित करते रहेंगे। कच्चे जल स्रोत को क्या कहते हैं, तो कच्चे जल स्रोत को नाडा कहते हैं। और पक्के जल स्रोत को क्या कहते हैं सर, वो भी बता दो, तो वो क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं। ये दोनों प्रकार के क्या है, नाडा और जोहड़, ये कुएं हैं। और कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसके पास, कांतली नदी के पेटे के पास में ये 2 प्रकार की कुएं बनाते हैं। पक्के कुएं जोहड़ कहलाते हैं, कच्चे कुएं नाडा कहलाते हैं। वर्षा जल संरक्षण की विधियां है। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख ले। व्याख्या में ये आपके बेसिक चीजें दे रखी है। परंपरागत जल संरक्षण की विधियों में मदार है, निहटा या नेस्ता है और खड़ीन है। नाडी एक प्रकार का पोखर तालाब होता है और वर्षा जल संचयन के काम में आती है नाडी। और नाडा हमने पढ़ा कि शेखावाटी में कच्चे कुओं को क्या कहते हैं, नाडा कहते हैं। नाडी जो है वो पोखर होता है, ये ध्यान रखना। टांका क्या होता है, तो टांका जो भूमिगत हम लोग जो हौद बनाते हैं, जो जल स्रोत बनाते हैं पक्का, वो क्या कहलाता है, टांका कहलाता है। टांके का निर्माण खेतों में भी होता है, घरों में भी होता है, गढ़ में भी होता है। गढ़ का मतलब किला ही होता है में। और वर्षा जल के संग्रहण हेतु किया जा रहा है। टोबा यह नाडी के समान पोखर होता है जो नाडी से क्या होता है, गहरा होता है। और जालरा क्या होता है, जैसे कोई ऊपर झील बनी हुई है, तालाब है और उसके नीचे तलहटी में उसके पास की नीचे की भूमि में कोई गड्ढा बना दिया, इससे रिस के जल जो है, इससे रिस के जल इसमें आ रहा है और इकट्ठा हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है, जादरा कहलाता है। और इसके जादरा के याद रखना 3 तरफ क्या होती है, सीढ़ियां होती है। जादरा के 3 तरफ क्या होती है, सीढ़ियां होती है। और यह आयताकार होता है और यह भी जल संरक्षण के काम में आता है। यह आयताकार होता है और जल संरक्षण के काम में आता है। यही थी सारी चीजें, अब आप देख लें। और ऊपर आएगा आपका बावड़ी, क्या दे रखा है, अब बावड़ी दे रखा है। राजस्थान में प्राचीन समय से ही जल संग्रहण एवं जल प्राप्ति हेतु बनाए गए सीढ़ीदार वृहत कुएं क्या कहलाते हैं, बावड़ी कहलाते हैं। सीढ़ीदार कुएं होते हैं और बड़े आकार के होते हैं और ये प्राचीन समय से ही बनाए जा रहे हैं। प्राचीन समय से ही ये बनाए जा रहे हैं और इन्हें क्या कहते हैं, बावड़ी कहते हैं। आपने नाम सुना होगा स्टेप वेल्स, वही कहलाते हैं। स्टेप वेल्स के नाम से राजस्थान का कौन सा शहर जाना जाता है, ये आप कमेंट कर देना एक प्यारा सा। नेक्स्ट है वो है आप लोगों का कुई या बेरी। इसका निर्माण तालाब आदि के पास किया जाता है ताकि उनका पानी रिस कर इनमें इकट्ठा हो जाए। कुई या बेरी का निर्माण तालाब के पास किया जाता है। झालरा का निर्माण भी कुई और झालरा का निर्माण भी तालाब या झील कहीं पर भी
किया जा सकता है। वैसे ही कोई और बेड़ी, इसमें भी रिसकर जल है वो इकट्ठा होता है और पेयजल आदि के काम में लिया जा सकता है। ये सामान्यतः 10 से 12 मीटर क्या होती है, गहरी होती है। कुई या बेरी और जालरा दोनों लगभग मिलते जुलते हैं, याद रखना। फिर है जोहड़। जोहड़ क्या है, तो जोहड़ देखो, शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे व पक्के कुओं का क्या होता है, निर्माण होता है, जल प्राप्ति हेतु किया जाता है, जिसे जोहड़ या क्या कहते हैं, नाडा। जोहड़ तो कहलाते हैं पक्के कुएं, नाडा कहलाते हैं कच्चे कुएं। कौन सी नदी के बेसिन में, तो कांतली नदी के बेसिन में मिलते हैं। कौन से क्षेत्र में मिलते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में मिलते हैं। शेखावाटी आंतरिक प्रदेश कौन से भौतिक प्रदेश का भाग है, तो ये कौन से भौतिक प्रदेश का भाग है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से हैं, तो शुष्क रेतीला प्रदेश और अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश। अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश को फिर 4 भागों में बांटा था ना, कौन कौन से, घग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। तो ये शेखावाटी क्षेत्र अपना किसका है, अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश का भाग यहाँ पर आपको मिल जाता है। अब है पादरपानी। पादरपानी सबको पता है, ग्रामीण अंचल में कई ग्रामीण अंचल की आवश्यकता नहीं है, लिखने में लिखा गया है कि ग्रामीण अंचल, लेकिन ये आवश्यकता नहीं है। कहीं पर भी अपन यदि वर्षा का जल संग्रहित कर रहे हैं और वर्षा का जल संग्रहित करते हैं तो इसको कहते हैं, वो पादरपानी कहते हैं। और अब जो है राज्य सरकार ने नए बनने वाले सभी सरकारी भवनों व निजी भवनों में वर्षा जल संरक्षित करने हेतु वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित करना क्या कर दिया है, आप लोगों का अनिवार्य कर दिया है। मैं जितनी चीजें बोल रहा हूं ना, वो उतनी चीजें आपको ध्यानपूर्वक सुनते चलना है, केवल ध्यानपूर्वक सुनते चलना है। और यदि आपको एक बार में याद नहीं हो रहा है तो आप लोग दोबारा देख लें, आपको याद कन्फर्म हो जाएगा। और मैं जितना इसमें लिखा हुआ है, जितना मैं बोल रहा हूं, उससे बाहर पर्सन 4th ग्रेड में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप बताओ। देखिए, शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं। सर जोहड़ हमें तो ये भी पता है, पक्का कुआं है। और सर यदि नाडा बोलूं ना तो वो कच्चा कुआं है। नाडा बोलूं तो वो क्या है, कच्चा कुआं है। नाडा बोलूं तो वो क्या है, कच्चा कुआं है। सर हमें तो ये भी बताइए, कांतली नदी बेसिन में मिलते हैं। सर कांतली नदी में तोरावटी बोली बोली जाती है। हमें ये भी पता है कि तोरावटी बोली ढूंढाड़ी बोली की उप बोली है। जी जिंदाबाद रहो, मस्त रहो, आप लोग ऐसे ही बढ़ते रहो। अब पूछा है आपको एक नदी, वो है मृत नदी। मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है, तो वो नदी है आप लोगों की कौन सी नदी है, घग्गर नदी। अब घग्गर नदी को नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, सरस्वती नदी और द्वेषवती नदी के नामों से जाना जाता है। एक बार पुनः देख लें, घग्गर नदी को नट, मृत, सोतर, सरस्वती, द्वेषवती, ये नदियां, ये इन नामों से घग्गर नदी जानी जाती है। और घग्गर नदी जो है, आप ये देख लें, याद मैं फिर करवा दूंगा, पहले आप देखें ये क्या कहा गया है। घग्गर नदी, इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश की कौन सी पहाड़ियां, शिवालिक, जो हिमालय का दक्षिणी भाग है। अपने को तो इतने ध्यान में रखना है 4th ग्रेड के लिए, शिवालिक पहाड़ी से होता है। शिवालिक पहाड़ी में भी कहां से, तो कालका माता मंदिर के पास से होता है। राजस्थान में प्रवेश उत्तर दिशा से टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव हनुमानगढ़ नामक स्थान पर इसका जो है वो प्रवेश होता है। तथा राजस्थान में भाव क्षेत्र क्या कहलाता है, नाली कहलाता है। इसका अंतिम स्थान फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास भावलपुर प्रांत पाकिस्तान का स्थान है, जहां पर इसका अंतिम स्थान है। भावलपुर में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को, घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, हकरा कहते हैं। अब आप मेरे को तो ये बताओ, राजस्थान में क्या कहते हैं, तो सर नाली कहते हैं। नाली घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के कितने जिलों में है, तो 2 जिलों में है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। नाली क्षेत्र जहां पर है वहां पर आपको नाली नस्ल की भेड़ें देखने को मिलती है। या आप कोई अदर एग्जाम दोगे तो काम में आएगा। मैं वो चीजें इंक्लूड नहीं करना चाहता जो अपने सिलेबस में नहीं है, मैं केवल सिलेबस वाली चीजें यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूंगा।
यह आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी हो गई घग्गर, है ना। आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है कांतली। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है वो काकनी। काकनी या मसूरदी नदी जैसलमेर की है, तो जैसलमेर जिले में भुज झील का निर्माण भी करती है। जैसलमेर की काकनी नदी या मसूरदी नदी राजस्थान की अंतः प्रवाह की दृष्टि से सबसे छोटी नदी है, ये याद रखना है। इस नदी के मुहाने पर कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई है। कालीबंगा सभ्यता सर हमें पता है, कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। काले रंग की चोटियों के कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा है। यहाँ से दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। याद आ रहा है कुछ? तो आप ये बताओ, इसका खोज किसने किया था, इसका उत्खनन किसने किया था? सर बीबी लाल बीके थापत। आप तो खोज जो सबसे मोटा प्रश्न है आपको आता होगा, उम्मीद है आपको ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आप कमेंट जरूर करना। तो ज्ञातव्य है कि हनुमानगढ़ स्थित तलवाड़ा झील कौन सी नदी पर स्थित है? घग्गर नदी पर स्थित है। घग्गर बेसिन मुख्यतः दो जिलों गंगानगर हनुमानगढ़ में फैला हुआ है। घग्गर बेसिन मुख्यतः दो जिलों गंगानगर और हनुमानगढ़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट है आप लोगों के राजस्थान में प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? प्रवाह 3 रूप में मिलता है। 3 रूप कौन कौन से हैं? तो सर आंतरिक है, बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर है। तो ये अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गया और ये आंतरिक हो गया। आंतरिक, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अब जो आंतरिक है ना वो तो है 60%, बंगाल की खाड़ी है 24% और अरब सागर है वो है 16%। अब मैं आपको पूछूं ना कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियां, नहीं, राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है तो आंतरिक है, राजस्थान का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, तब आपको आंसर देना है अरब सागर है। और मैं आप लोगों को पूछूं कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियां कौन से अपवाह तंत्र में है, तब बताना है बंगाल की खाड़ी में है। व्याख्या देख ले तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग अरब, आंतरिक और बंगाल की खाड़ी है ना। अब देखते हैं व्याख्या। नदियों को प्रकृति, एक सेकंड के लिए, राजस्थान की नदियों को प्रकृति, दिशा व प्रवाह प्रणाली के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र 24%, अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में, अपना ये जो अरावली पर्वत है इसके पूर्वी भाग में जो भी नदियां निकलती है और जो चंबल में मिलती है, चंबल यमुना में मिलती है, यमुना गंगा में मिलती है, गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है ना। तो अरावली से पूर्वी भाग से बहने वाली बनास, कालीसिंध, पार्वती, बनास हो गई, कालीसिंध हो गई, पार्वती हो गई, इसके अलावा परवन, आहू, निवाज, कालीसिंध हो गई ना, पार्वती आप यह बताई दी, इसके अलावा ब्राह्मणी हो गई। ये सारी नदियां जो है वो जिसमें चंबल नदी में प्रवाहित होकर, चंबल में, ये चंबल में, चंबल फिर प्रवाहित होकर यमुना में और यमुना नदी फिर गंगा में और गंगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अतः नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहा जाता है। लंबी दूरी तय करती है बंगाल की खाड़ी, देखो यहाँ पश्चिम में है राजस्थान और बंगाल की खाड़ी है पूर्वी भारत में, तो ये लंबी दूरी तय करती है। आपका मंद गति, क्योंकि मंद ढाल है, सर्वाधिक नदियां हैं, इसमें डेल्टा निर्माण इसकी विशेषता। डेल्टा निर्माण करने का काम कौन सी नदी करती है? तो माय डियर आपकी नदी गंगा नदी करती है, लेकिन गंगा नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। तो चंबल नदी का जल गंगा नदी तक जाता है, गंगा नदी डेल्टा निर्माण करती है, मतलब अपनी चंबल नदी के जल का भी योगदान है डेल्टा निर्माण में। इसलिए पूछा जाए कि राजस्थान की कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है, तो आंसर हमें देना होगा, यदि ऑप्शन बनता है यथा स्थिति तो अपन चंबल नदी आंसर देंगे, अन्यथा सीधा सीधा कोई भी नदी जो है वो डेल्टा निर्माण नहीं करती है। अब अरब सागरीय हमने पढ़ा, बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी तो हमने देखा कि कितना 24% और ये कितना है 16% अपवाह प्रणाली में
योगदान देती है। अरावली पर्वतमाला के बंगाल की खाड़ी पूर्व में था, अरब सागर कौन से भाग में है? पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली है। अरब सागर में 4 नदियां याद रखनी है, माही और लूनी याद रखोगे, साबरमती और पश्चिमी बनास याद रखोगे। पश्चिमी बनास और लूनी नदी और माही नदी, ये 4 नदियां याद रखोगे। देखो उस तरफ बंगाल की खाड़ी में थी, वो थी बनास नदी, और अरब सागर में है पश्चिमी बनास नदी। साबरमती, लूनी और माही, ये मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं, आपको याद करना है। पढ़ कर तो आप किताबें ही पढ़ लेते, लेकिन आपको पता है कि देखने और सुनने से थोड़ा ज्यादा याद होता है, इसलिए मैं इनको आपको देख तो रहे ही हो आप लोग और मेरी आवाज सुन भी रहे हो, तो आपको ज्यादा याद हो, आपकी सफलता आपके अधिक नजदीक हो, आपको वेटिंग लिस्ट का इंतजार नहीं करना पड़े या फिर फाइनल कट ऑफ का इंतजार नहीं करना पड़े। आप पहले ही सुनिश्चित हो जाओ कि अपनी अब की बार बेड़ा पार हो जाएंगे अपने, नो टेंशन रहो, ठीक है। तो और इनकी जो सहायक नदियां हैं, किनकी? माही, लूनी, साबरमती और पश्चिमी बनास की सहायक नदियां अरब सागर अपवाद तंत्र का भाग कहते हैं। कम दूरी, तीव्रगामी गति, जवारनद मुख। कम दूरी तय करती है, तीव्रगामी होती है, जिनकी बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा एस्चुरी या जवारनद मुख का क्या करती है? निर्माण करती है। इनकी विशेषताएं हैं, और इन इसे 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो है कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली लूनी और पश्चिमी बनास कच्छ की खाड़ी में गिरती है, और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां साबरमती और माही नदियां हैं। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी है? साबरमती और माही नदियां आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब है आंतरिक प्रवाह। आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र 60% है, बंगाल की 24%, अरब सागर 16%, आंतरिक 60%। अंतः प्रवाहित नदियां वे नदियां हैं जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंच पाता, जो अपने प्रवाह क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, जैसे घग्गर, कांतली, लीक, कांकड़ी, कांकनी, मंथा, रूपनगढ़, साबी, रूपारेल, मेंढा, खांडेल इत्यादि। यह राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। आंतरिक सबसे छोटा, अरब सागर 16% उसमें आता है। देखो घग्गर नदी जो है यह आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, और पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली जो है वो पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी आपकी कांतली है। सबसे लंबी घग्गर आंतरिक में, पूर्णतः राजस्थान में कांतली, और सबसे छोटी काकनी है। ये जैसलमेर जिले में बहती है और भुज झील का क्या करती है? निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की नदी, राजस्थान की, एक सेकेंड भाई, राजस्थान की नदी जो अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है, और ये जाखम, सर जाखम हमें याद है, ये माही, सोम, जाखम जो है बेड़ेश्वर डूंगरपुर में क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। और माही नदी जो है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है, और ये अरब सागर की अपवाह तंत्र में आती है। और बेड़ेश्वर डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। कांतली नदी याद है सर हमें, यह पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। कांकनी नदी सबसे छोटी नदी है, और घग्गर नदी जो है यह आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। तो यहां पर आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है। बनास की बात करूं तो बनास जो है आपकी कहां से निकलती है? खम्बोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। 6 जिलों में प्रवाहित होने के बाद रामेश्वर, सवाई माधोपुर में, चंबल, चंबल यमुना में, और यमुना किसमें चली जाती है? गंगा में, गंगा बंगाल की खाड़ी में, चंबल। और ये कांतली आंतरिक आ गई, लोनी आपकी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है। लोनी नागपाड़ अजमेर से निकलती है। नागपाड़ अजमेर जो है इसकी ऊंचाई 795 मीटर है, और ये अजमेर जिले में है, और ये मध्य अरावली का क्या है? भाग है। राजस्थान के अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? अंतः प्रवाही तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है, वो अपने को बताना है। तो देखो अंतः प्रवाह में नदी पूछी है,
तो पश्चिमी बनास हमने अभी देखा था कि पश्चिमी बनास जो है वो कच्छ की खाड़ी में गिरती है और ये नया सानवाड़ा सिरोही से निकलती है, गुजरात में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। रूपारेल जो है ये अपनी कहाँ गिरती है, सांबर झील में। साबी भी वही है, सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। काकनी नदी कोटड़ी की पहाड़ियां जैसलमेर से निकलती है और ये राजस्थान में अंतः प्रवाह की दृष्टि से सबसे छोटी नदी है काकनी। लूनी नदी मुख्यतः बहती है, तो लूनी नदी मुख्यतः राजस्थान में बहती है। लूनी नदी मुख्यतः कहाँ बहती है, राजस्थान में बहती है। अब डिटेल व्याख्या देख लो लूनी नदी की, मैं कोशिश करूंगा कि आपको याद करवा दिया जाए। लूनी नदी राजस्थान में बहने वाली, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी अरब सागरीय अपवाह तंत्र की यह नदी अजमेर में आना सागर झील के समीप स्थित नागपाड़ी है ना, नागपाड़ी अजमेर में है। मैंने बताया 795 मीटर ऊंची पर्वत चोटी है, मध्य अरावली का भाग है। और यहाँ पर आपको पता है आनाजी अरुणराज में जो तुर्कों का संहार करने के बाद में, तुर्कों से युद्ध के बाद में ये भूमि को स्वच्छ करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया था। उन्हीं के नाम पर आना सागर झील इसका नाम पड़ा। उसके समीप है नागपाड़ी और निकलती है, यहाँ से ये नदी निकलती है। इनके उद्गम स्थल पर इसको सागरवती या सरगावती कहते हैं। गोविंदगढ़ अजमेर में सरस्वती नामक धारा से मिलने के बाद इसको लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। अब देखो ये गोविंदगढ़ एक जयपुर में भी है ना, वो नहीं है। गोविंदगढ़ एक अजमेर में भी है, उसकी बात यहाँ पर है। वहां पर सागरमती नदी में सरस्वती नामक एक धारा आकर मिलती है और वहां से इसे लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पुष्कर के निकट साकरी, सांचौर में रेल या नाडा भी कहते हैं। पुष्कर के निकट इस नदी को साकरी और सांचौर जालोर का एक भाग है, उसमें इसको रेल या नेहटा कहते हैं। नाडा तो हमने पढ़ा था ना, कहाँ शेखावटी क्षेत्र में कच्चे कुओं को नाडा कहते हैं, पक्के कुओं को जोड़ कहते हैं। और ये रेल या नेहटा के नाम से जाना जाता है, ऐसे याद रखना है वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इसका जल बालोतरा जिले तक तो मीठा और बाद में क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। इसलिए इस नदी को आदि मीठी और आदि खारी नदी, इसे मरुस्थल की क्या भी कहते हैं, गंगा भी कहते हैं, आदि नामों से इसको जाना जाता है। लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र जो है वो बालू रेत की अधिकता एवं फैलाव के कारण क्या कहलाता है, थली कहलाता है। घगर नदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, नाली कहलाता है। पाकिस्तान में हकरा कहलाता है। लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र बालू रेत की अधिकता के कारण जो है वो क्या कहलाता है, थली कहलाता है। और थली का अर्थ होता है रेत ही रेत। कालिदास ने इस नदी को अंतः सलीला नाम दिया है। कालिदास ने अपनी रचनाओं में इस नदी को क्या नाम दिया है, अंतः सलीला नाम दिया है। इसका प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। लूनी नदी की सहायक नदियां क्रमशः लीलड़ी सबसे पहले मिलने वाली, जोजड़ी, गुहिया और बांडी। देखो लीलड़ी लूनी नदी की सहायक नदी में सबसे पहले मिलती है। जोजड़ी नदी लूनी नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो दाएं किनारे से मिलती है। गुहिया और बांडी आप लोग याद रखोगे, सुगड़ी, मीठड़ी, जवाई, खारी। जवाई तो आप लोगों को याद रखनी है 4th ग्रेड वालों के लिए, और गुहिया भी याद रखनी है। जोजड़ी दाएं किनारे से मिलने वाली है, लीलड़ी पड़ता है। मैं आपको बता दूं कौन कौन सी नदियां याद रखो। अड़ी जितनी भी नदियों के लास्ट में आ रही है ना, वो सारी नदियां जो है आप लोगों की कहाँ आ जाएगी, आप लोगों की आ जाएगी ये लूनी नदी की सहायक नदियों में। सबसे पहले जो नदी मिल रही है ना वो तो है लीलड़ी, है ना। दाएं किनारे से एकमात्र मिलने वाली नदी है जोजड़ी। राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है वो है बांडी, है ना। और इस पर सबसे बड़ा बांध या इसकी सबसे मुख्य सहायक नदी है ना वो है जवाई। और एक खारी याद रखना कि खारी इसकी सहायक नदी है, सागी भी है। और सबसे अंत में मिलने वाली नदी कौन सी है, सहायक नदी लूनी की सागी। सबसे पहले लीलड़ी, सबसे अंत में सागी, दाएं किनारे से जोजड़ी और सबसे प्रदूषित नदी बांडी और सबसे प्रमुख नदी जवाई नदी है। ओके चलो जी, बहुत अच्छा। अजमेर, ब्यावर, डेगड़ा नागौर का भाग है, बिलाड़ा जोधपुर का भाग है, और बालोतरा बाड़मेर, उसके बाद में जालोर
7 जिलों में बहती हुई यह नदी कच्छ के रण में गिर जाती है। कौन से रण में गिर जाती है? कच्छ के रण में गिर जाती है। ये थी अपनी लूणी नदी। और ये लूणी नदी का अपवाद अंतर कुछ इस प्रकार से है, आप लोग इसको देख सकते हो। यहाँ से आपकी सागरमती निकली, इधर से गोविंदगढ़ में आकर सरस्वती मिली, यहाँ से लूणी नदी, और लूणी नदी बालोतरा तक जल मीठा था, बाद में खारा हो गया और ये आगे इस प्रकार से जाकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान की लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये नागपाड़ अजमेर में मध्य अरावली का भाग है। नागपाड़ की ऊंचाई 795 मीटर है। नागपाड़ पर्वत चोटी जो है वो हमने अभी पढ़ा कि आना सागर झील के पास में है। कौन सी झील के पास में है? आना सागर झील का निर्माण अरुणराज चौहान ने करवाया था। अरुणराज चौहान ने करवाया था। बिल्कुल, बहुत अच्छा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद भाई जी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों की स्क्रीन पर, वो है लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। देखो, लूणी नदी की सहायक नदी है बांडी नदी, और बांडी नदी का जल जो है वो प्रदूषित होता है पाली जिले में जो रंगाई छपाई उद्योग है ना, उसकी वजह से। तो यहां पर अपना आंसर होगा रंगाई छपाई उद्योग। और क्यों हुआ वो भी मैंने बताया। अब देखो इसकी व्याख्या, पाली का रंगाई छपाई उद्योग और वस्त्र उद्योग के कारण लूणी की सहायक नदी कौन सी है? बांडी नदी प्रदूषित हो रही है। बांडी नदी को केमिकल रिवर के नाम से जाना जाता है। तो सर यहाँ लूणी नदी के बारे में क्यों पूछा? क्योंकि बांडी नदी लूणी नदी की क्या है? सहायक नदी है। तो बांडी नदी को राजस्थान की केमिकल रिवर के नाम से जाना जाता है। बांडी नदी के प्रदूषण का प्रमुख कारण रंगाई छपाई उद्योग है। और रंगाई छपाई उद्योग किससे संबंधित है? वस्त्र उद्योग से संबंधित है। आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ये कमेंट कर दो। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को, वस्त्र निर्यातक नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी जालौर को कहते हैं। आप तो ये बताओ राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मैं देखता हूं कौन कौन कमेंट करता है। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, मैं यूं कह दूं कि राजस्थान में यूं आकार बनाने वाली नदी, मैं यूं कह दूं कि राजस्थान में दक्षिण की ओर से आती है तथा दक्षिण की तरफ चली जाती है, वो नदी। सारे क्वेश्चनों का आंसर एक ही है, नाम है माही नदी। क्या रहेगा नाम? माही नदी आंसर आपका यहाँ पर रह जाएगा। माही नदी आप लोगों का यहाँ पर आंसर रह जाएगा। एक सेकंड भाई। तो आप लोगों के इसका आंसर हो गया, वो हो गया माही नदी। अब माही नदी की डिटेल देख लें आप लोग। माही नदी को आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा आदि नामों से जाना जाता है। और मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक चीजें आपको याद है। मध्य प्रदेश के धार जिले की अमरोरू पहाड़ी के सरदारपुरा के निकट मिंडा गांव की मेहद झील से निकलकर राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। अब आपको इसका उद्गम याद करना है। तो उद्गम सबसे पहले याद करेंगे ना, तो हम ये याद करेंगे इसका उद्गम कौन से राज्य से होता है? तो माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। कौन सी पहाड़ों से होता है? तो अमरोरू पहाड़ी से होता है। ये प्रश्न कम पूछा जाता है, लेकिन कौन से जिले से होता है? धार जिले से होता है। ये क्वेश्चन ठीक ठाक पूछा जाता है। और कौन सी झील से होता है? ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो मेहद झील से होता है। माही नदी का उद्गम मेहद झील, अमरोरू पहाड़ी, धार जिला, मध्य प्रदेश से होता है। अब बात करते हैं अपन आगे। बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमाओं को अलग करती हुई यह नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान कहते हैं। छप्पन का मैदान सर पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में विस्तृत है।
माई नदी का तटवर्ती क्षेत्र जो प्रतापगढ़ में है कांटल कहलाता है, और डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो निर्मित मैदान है उसे वागड़ प्रदेश कहते हैं, और वागड़ प्रदेश में बोली जाने वाली बोली वागड़ी बोली कहलाती है। ये चीजें हम पहले याद करके आए हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आप लोगों के बीच मैं मेरा पांडित्य दिखा रहा हूं, ना ना ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों के बीच ये सारी चीजें पहले से याद करवाया हुआ है, उतना ही बोल रहा हूं। माई नदी जो है ये उल्टे यू आकार में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी कौन से सागर में? अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर वाला अपवातंत्र राजस्थान का सबसे छोटा अपवातंत्र है, इसमें 16% भाग आता है। इसकी नदियां कम दूरी की तीव्र गति से बहने वाली एस्चुरी का निर्माण करने वाली होती है। ये सारी चीजें हमने याद की है। इस नदी पर बोरखेड़ा गांव में बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, एवं कागदी गांव बांसवाड़ा में कागदी पिकअप बांध बनाया गया है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध कौन सी नदी से है? सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माई नदी से है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध कौन सी नदी से है? तो वो माही नदी से है। माही नदी का उद्गम सर हम एक बार बिना देखे बोल सकते हैं। बिना देखे क्या बोल सकते हैं कि सर माही नदी का उद्गम मेहद झील अमरोरू पहाड़ी धार मध्य प्रदेश से होता है। और यहाँ पर तो पूछा ही क्या है, धार मध्य प्रदेश पूछा है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चर्चा करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्काद भूमि के लिए कौन सी नदी कुख्यात है? तो वो तो हमें सबको पता है, बच्चे को पता है। राजस्थान की नित्यवाही नदी या वर्ष भर प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी चंबल नदी जो है अवनालिका अपर्दन के लिए उत्तरदायी है। और अवनालिका अपर्दन से क्या बनता है? उत्खात भूमि, और उत्खात भूमि का अर्थ होता है उबड़ खाबड़ भूमि, अर्थ यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम लोग चर्चा करें, मेरे को लग रहा है हाँ ये इस तरफ का रह गया, कोई बात नहीं है, व्याख्या देख लेते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी को चर्मणवती नदी, राजस्थान की कामधेनु, बारहमासी नदी, नित्यवाही नदी, घड़ियालों की शरण स्थली आदि नामों से जाना जाता है। ये ऊपर वाली याद हुई है आपको? घड़ियालों की शरण स्थली कौन सी नदी कहलाती है? तो याद रखना चंबल नदी कहलाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में इंदौर जिले से, माई नदी धार जिले से, चंबल नदी इंदौर जिले की जनापाव पहाड़ी मऊ से निकलकर 84गढ़ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में प्रवेश। माई नदी का खांदू गांव बांसवाड़ा से, चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश 84गढ़ जो है वो चित्तौड़गढ़ के समीप राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चित्तौरिया गांव में क्या करती है? प्रवेश करती है। और बेसरोडगढ़ से 5 किलोमीटर दूर चूलिया नामक जल प्रपात जो है वो बनाती है। बेसरोडगढ़ के पास में चूलिया जल प्रपात बनाती है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। तो आप मेरे को तो ये बताओ राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? किनका वो मंदिर है? ये सारी चीजें आपको कमेंट बॉक्स में छापनी है। राजस्थान में 6 जिलों चित्तौड़गढ़ प्रवेश करके, उसके बाद में कोटा के बाद में बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहकर यह नदी उत्तर प्रदेश के मुरादगंज इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? तो सर हम आपको बता दें, हम लोग चंबल नदी की बात कर रहे हैं, जो कहां से निकलकर आई है? चंबल नदी आप लोगों की जनापाव पहाड़ी मऊ मध्य प्रदेश से निकलकर 84गढ़ के समीप जो है राजस्थान में प्रवेश करने के बाद मुरादगंज उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल गई है। आप तो आगे बताओ, इतना तो हमें याद हो चुका है। चंबल नदी एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय जल सीमा बनाती है। अंतर्राज्यीय जल सीमा का से याद आया, कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती है? तो सर हम बता दें आपको, माई नदी बनाती है। चंबल नदी उत्कात भूमि के लिए क्या है? कुख्यात है। चंबल नदी कौन किसके लिए है? कुख्यात है। और आप भी यदि आपकी लगातार कई वर्षों से असफलताओं के लिए कुख्यात हो,
तो विख्यात होने का ये सुनहरा अवसर आप लोगों के हाथ से निकल ना जाए दोस्तों। चलिए जी, और कुछ कमेंट कर रहे थे कि भाई पहले तू याद कर ले, है ना, वरना ये फोर्थ ग्रेड रह जाएगी। मेरे को फोर्थ ग्रेड मैं केवल पढ़ा रहा हूँ और इतने सारे सब्जेक्ट आपको मैं सारे सब्जेक्ट कवर कराऊंगा। मेरे पास अभी लिखने की सुविधा नहीं है, वरना मैं आपको मैथ भी करवाता। और मैं ज्यादा अपने बारे में चर्चा करना नहीं चाहता हूँ अभी, लेकिन भविष्य में आपको पता चल जाएगा। चर्चा करते हैं। चंबल नदी विश्व की एकमात्र नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं। 3 बांध कौन कौन से हैं वो मैं बोल दे रहा हूँ, आप सुने। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। और तीनों पर ही जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ऐसी एकमात्र संपूर्ण विश्व की नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में कितने बांध बने हैं? 3 बांध बने। कौन कौन से हैं? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। सर्वाधिक जल की आपूर्ति करने वाली चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन सबसे अधिक होता है संपूर्ण भारत में। इसकी प्रवाह प्रणाली कैसी है? वृक्षाकार है। यदि आप में से कोई लेब असिस्टेंट की एग्जाम ज्योग्राफी से लेगा तो ये लाइन उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रवाह प्रणाली कैसी है? वृक्षाकार है। यह राज्य की बहाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। राज्य में सतही जल की मात्रा सर्वाधिक कौन सी नदी? अरे भाई, एकमात्र नदी है जो वर्ष भर बहती है, तो सतही जल की मात्रा अपने आप कौन सी में हो जाएगी? चंबल नदी में सर्वाधिक हो जाएगी। केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में चंबल नदी को शामिल किया गया है। चंबल नदी में गांगे डॉल्फिन या गांगे सूस, स्तनपायी जीव तथा घड़ियालों की अधिकता पाई जाती है। चंबल की कुल लंबाई, तो मैंने कुल नदी, है ना, वो याद रखिए मेरे को, कोई बात नहीं है। चंबल की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर, परंतु राजस्थान का भूगोल HM सक्सेना में चंबल की लंबाई 965 किलोमीटर बताई गई है। दोनों चीजें आपको याद रहे, 1051 भी बता रखी है, 965 भी बता रखी है, और लंबाई से प्रश्न आते नहीं है वैसे। अब इसकी सहायक नदियों की थोड़ी चर्चा कर ले। सहायक नदी से प्रश्न आ सकता है। दाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियों में छोटी काली सिंध है, राजस्थान में प्रवेश से पहले सीमा पर मिलने वाली, राजस्थान में प्रवेश से पहले ही है, चंबल में मिल जाती है। आलनिया है, आऊ, परवन, काली सिंध, पार्वती, सीप, कुल्लू तथा बाई तरफ से गुंजाली राजस्थान में प्रवेश के बाद सबसे पहले मिलने वाली है। बामनी, कुराल, मेज, चाकड़ और बनास नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं? तो ये बनास नदियां यहाँ पर आप लोगों का आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदा वाहिनी 12मासी है? तो वो तो चंबल हो जाएगा, हमने याद करके आए हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का, वो है राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा जो कहलाती है वो बनास नदी कहलाती है। बनास नदी की व्याख्या आप लोग देख ले। बनास नदी की व्याख्या जो है वो आप लोग देख ले भाई। बनास नदी, इसे वर्णासा नदी, वशिष्ठी नदी व वन की आशा आदि नामों से जाना जाता है। बनास नदी राजसमंद जिले खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। खमनोर की पहाड़ियों में भी कहा तो वेरू या भेरू के मठ से निकलकर उदयपुर, फिर जाती है चित्तौड़गढ़, फिर वापस उदयपुर आती है, फिर जाती है भीलवाड़ा, फिर जाती है अजमेर, फिर जाती है टोंक, फिर जाती है सवाई माधोपुर। 7 जिलों से बहती हुई रामेश्वर घाट के निकट कौन सी नदी में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। यहाँ पर कौन सा संगम बनता है? त्रिवेणी संगम बनता है। तो ये चंबल, बनास और सीप नदियों का क्या बनता है? त्रिवेणी संगम यहाँ पर आपको मिलता है। फिर नेक्स्ट है, यह राजस्थान में पूर्ण भाग की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। यह राजस्थान में पूर्ण भाग की दृष्टि से सबसे लंबी नदी। बनास का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है और जल ग्रहण की दृष्टि से भी यह सबसे बड़ी नदी है।
बनास की सहायक नदियों में दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां, मतलब बनास में नीचे की ओर से दक्षिण की ओर से बेडज सहायक नदियां हैं, गोलवा, ओराई, गुजरी, वागली और वागन। ये अपने काम की नहीं है। प्रॉपर ज्योग्राफी का स्टूडेंट है तो वो एक बार देख लें। बाकी बेडज नदी याद रखें, 4th ग्रेड वाले। गंभीरी है वह मेनाल है। बेडज, गंभीरी और मेनाल तो त्रिवेणी संगम भी बनाती है। फिर है बाई तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां, तो वो कौन सी है? कोठारी है, खारी है, डाई है, मानसी है, बांडी है, मोरेल है, ढूंढ है, सोहदरा है, ढील है और काली सील है। यहाँ पर देखो नाम आया है बांडी नदी। अब ये बांडी नदी बनास की सहायक नदी है। एक बांडी नदी हम पढ़कर आ गए हैं, लूनी की सहायक नदी। ये याद रखनी है आप लोगों को। वो राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी बांडी नदी लूनी नदी की सहायक नदी है, वो है। यहाँ पर बांडी नदी ये केवल और केवल बनास नदी की सहायक नदी है। ये आती है बंगाल की खाड़ी अपवाद अंतर में और वो आती है अरब सागर में। खारी नाम की 3 नदियां हैं, तीनों अपवाद अंतर में आती है। बांडी नदी नाम से 2 नदियां हैं, एक अरब सागर में, एक बंगाल की खाड़ी में आती है। ये बनास बेसिन आपके लिए ये रहा। बनास नदी का उद्गम होता है तो खमनौर की फाड़ियां राजसमंद से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। बनास नदी का उद्गम खमनौर की फाड़ियां राजसमंद से इसका क्या होता है भाई? उद्गम होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? तो वो कौन सी नदी कहलाती है? बाणगंगा कहलाती है। रुंडित सरिता कौन सी नदी कहलाती है? बाणगंगा कहलाती है। अब बाणगंगा जो है इसकी आप थोड़ी व्याख्या देखें, व्याख्या, और ये प्रश्न हो सकता है। देखो इसको रुंडित नदी अर्जुन की गंगा व ताला नदी बांध में गिरने से पहले ताला गांव के पास बहने के कारण से क्या कहते हैं? तो ताला नदी कहते हैं। कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित बेराट पहाड़ी से निकलकर जयपुर, जमुआरामगढ़ बांध, दौसा, माधोसागर बांध होते हुए यह नदी भरतपुर सर्वाधिक बाणगंगा बेसिन 2746 वर्ग किलोमीटर में बहती हुई आगरा के निकट फतेहाबाद में यमुना नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। वर्तमान में यह भरतपुर में विलुप्त हो जाती है, लेकिन ज्यादा वर्षा होने पर यह राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपना जल सीधा कौन सी नदी में डालती है? इसके किनारे पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? बेराट सभ्यता। बेराट की पहाड़ियां कोटपुतली बहरोड जिले और बौद्ध कालीन यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। मत्स्य जनपद की क्या रही है? राजधानी रही है बेराट। थोड़ी सी जल्दी सर, जल्दी आप जल्दी कर रहे हो। जब जल्दी करने का मैं कारण आप लोगों को बता दूं, विद्यालय जाने का जो है वो टाइम हो चुका है और सुबह सुबह मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि टाइम पे पहुंचे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग ध्यानपूर्वक धैर्य पूर्वक देख लें। मैं भले ही जल्दी कर रहा हूँ, आप 2 अक्स में देख रहे हो तो 1.5 अक्स में देख लो इसको, उतनी कोई समस्या होने वाली नहीं है। मैं जल्दी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मान लीजिए ये वीडियो था आप लोगों के लिए 1.25 घंटे का, अब 1 घंटे का हो जाएगा। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? अर्जुन की गंगा बाणगंगा कहलाती है। बाणगंगा बेराट की पहाड़ियां है ना, कोटपुतली बहरोड से निकलती है। पहले ये पढ़ाते थे ना तब बोलते थे बाणगंगा बेराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है, अब वो बात नहीं है। बाणगंगा कहां से निकलती है? बाणगंगा बेराट की पहाड़ियां कोटपुतली बहरोड जिले से निकलती है। फिर ये इसका प्रवाह बेसिन सर्वाधिक कौन से जिले में है? भरतपुर में है। इसका प्रवाह क्षेत्र आपको पता ही है, कोटपुतली बहरोड, फिर उसके बाद में ये जयपुर आती है, फिर भरतपुर, और ये राजस्थान की दूसरी नदी है जो यमुना नदी में अपना जल डालती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किन जिलों में नदी नहीं है? तो ऐसे राजस्थान के 3 जिले हैं वर्तमान में जहां पर नदी नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया उस समय, बीकानेर और चूरू 2 जिले थे। वर्तमान में इनमें फलोदी को भी क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। इन 3 जिलों में, बीकानेर, फलोदी और चूरू, 3 जिलों में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट है, मॉडल पेपर आने वाले हैं। आज शाम को पूरा प्रयास रहेगा कि एक मॉडल पेपर जो है वो आप लोगों के बीच लाया जाए, पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन जिस दिन स्टार्ट हो जाएगा ना मॉडल पेपर, उस दिन से कंटिन्यू मॉडल पेपर रहेंगे। आज अभी तक जो है अकॉर्डिंग मेरा विचार यही है कि शाम को मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा। 45 मॉडल पेपर श्योर है कि मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा।
बनकर तैयार हो चुके हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्टार्ट कब होंगे ये आपको थोड़ा सा मतलब ये आज होने की पूरी संभावना है। मरुस्थल में बुझ झील का निर्माण किस नदी पर होता है? बुझ झील ये जैसलमेर जिले में स्थित है, मीठे पानी की झील है, ठीक है। और ये काकने नदी करती है, काकने नदी को मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। व्याख्या देख ले, काकने, काकनी व मसूरदी नाम से प्रसिद्ध इस नदी का उद्गम जैसलमेर जिले का कोठारी गांव है। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। यह नदी जैसलमेर के रूपसी गांव में प्रसिद्ध बुझ झील का निर्माण करती है। इसका विलुप्ति स्थल मीठा खाड़ी है। इसका विलुप्ति स्थल क्या है? मीठा खाड़ी है। अब देखो क्वेश्चन, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने की थोड़ी सी ज्यादा संभावना रहेगी आप लोगों के, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन में समय भले लग जाए लेकिन याद करने का प्रयास करेंगे। मांडलगढ़, मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है सर। के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती है? तो कौन सी नदियां हैं? बेड़च, बनास और मेनाल। बेड़च का प्रारंभिक नाम क्या होता है? आयड, है ना। बेड़च का प्रारंभिक नाम क्या होता है? आयड होता है, ये ध्यान रखना। तो बेड़च, बनास और मेनाल जो है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है। भीलवाड़ा का नाम आया तो सर हमें कोठारी सभ्यता, बिल्कुल कोठारी सभ्यता भी आपकी भीलवाड़ा में है। प्राचीनतम पशुपालन के हिसाब से आपको वहां से देखने को मिलते हैं। बनास, मेनाल और बेड़च। मेनाल मांडलगढ़ भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम है। माही, सोम और जाखम, बेड़ेश्वर, डूंगरपुर, गांव पूछे तो नवाटापुरा। माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का कुंभ लगता है। बनास, चंबल, सीप, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में है। और बनास, डाई और खारी राजमहल टोंक में बिशलपुर बांध जहां पर बना हुआ है। बिशलदेव चौहान ने बनवाया था, विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जानते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिशलपुर परियोजना, याद रखना। वहां पर ये त्रिवेणी संगम होता है, बनास, डाई और खारी। बांडी, मास और बनास, देवधाम जोधपुरिया टोंक में स्थित है। ये नया मामला है मेरे अनुसार। बाल्डी, मास और बनास, देवधाम जोधपुरिया टोंक में। इससे पहले मैंने नहीं पढ़ा इसको। कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा बेसिन या क्षेत्र बनाती है? तो वो तो आपकी लूणी नदी है। लूणी नदी का बेसिन है ना, वो सबसे बड़ा है ना। लूणी नदी के बाद में बनास नदी आती है, बाद में चंबल और बाद में माई नदी आती है, इतना याद रखें आप। नदी और सहायक नदी को सुमेलित कीजिए, कर देंगे भाई। चंबल नदी, चंबल की जो नदी है वो पार्वती नदी। बनास नदी, बनास नदी की माई, सोम और जाखम, सॉरी माई की है, तो ये तो है ना। चंबल की तो आ गई, चंबल की तो आ गई पार्वती, माई की आ गई सोम जाखम, बनास की आ गई खारी और बेड़च, और जवाई और सोकड़ी आ गई लूणी नदी की। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी ये आपको याद करवा के मैं आया है। सहायक नदियां चंबल, गुंजाली, आलमिया, परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल में जो है छोटी काली सिंध है ना। बनास, कोठारी, खारी, बेड़च, गंभीरी, मानसी, ढोल और मोरेन। ऊपर वाली चंबल की थी और नीचे वाली जो है वो बनास नदी की सहायक नदी है। बनास खुद चंबल की सहायक नदी है। और लूणी की सहायक नदियां पढ़ते हैं हम। लूणी सोगड़ी, मीठड़ी, बांडी, खारी, जवाई, नीलड़ी, गुड़िया, सागी एवं जोजड़ी लूणी की सहायक नदियां हैं। माई की एरू, सोम, अनास, चाप, एरा, एरण, हरण ये नदियां हैं। साबरमती की याद रखना आप, साबरमती की नदियां मेरे अनुसार आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वाक्कल, हथमती, मेसवा, वेत्रक, माजम, है ना। छही नदी भी यहाँ पर आती है। उसके बाद में काली सिंध, परवन, आहू, निवाज या निमाज, ये काली सिंध की नदियां हैं। आप लोग का साबरमती वाली नदियां याद कर लें, माई वाली को भी याद रख सकते हैं तो रख ले, साबरमती की याद भूल मत जाना। वाक्कल, सेई, हथमती, मेसवा, वेत्रक और माजम। सेई इसमें दिया हुआ नहीं लेकिन आप याद रखें, सेई साबरमती की सहायक नदी है।
राजस्थान में चूलिया जलप्रपात के बारे में पूछा है। चंबल नदी पर है, 84 डिग्री समेत चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब यहाँ पर राजस्थान के सभी जलप्रपात एक दृष्टि में दिए गए हैं, देखते हैं। भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर है, बूंदी में। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। मैनाल जलप्रपात मैलाल नदी पर, भीलवाड़ा में। भीलबेरी जलप्रपात बांडी नदी के उद्गम स्थल के पास है। फुलाद और जोजावार के बीच पाली 182 फीट ऊंचा बांध है। कौन? भीलबेरी जलप्रपात। अरना झरना जोधपुर में है, ये पूछा जाता है भाई आपको। एक तो चूलिया जलप्रपात, एक अरना झरना जोधपुर। बेरी गंगा झरना मंडौर जोधपुर में है। दमोह जलप्रपात बाड़ी धौलपुर में है। नेक्स्ट है आपका देर जलप्रपात कुकुंद नदी देर भटपुर में है। ये आपको याद रखने और याद करने पड़ेंगे, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, याद करने पड़ते हैं ऐसे प्रश्न। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो जयसमंद झील है। कौन सी झील है? जयसमंद झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील है। लेकिन भारत की पूछे तो ये भारत की तो दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। फटकम पूछे भारत की तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील रिहंद बांध के पीछे बना जलाशय है, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। और भंडारण क्षमता की दृष्टि से प्रथम स्थान इंदिरा सागर मध्य प्रदेश का है। तथा राज्य में मीठे पानी की सबसे बड़ी इस झील का निर्माण 1685 से 1691 के मध्य महाराणा जय सिंह ने करवाया था। जयसमंद झील, इसमें छोटे बड़े कितने टापू है? 7 टापू है। बड़े बाबा का भगड़ा और छोटा टापू क्या कहलाता है? प्यारी कहलाता है। होटल रिसोर्ट यहाँ पर क्या है? संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी है, वो राजस्थान की तो सबसे बड़ी हो ही जाएगी। उम्मीद है आप समझदार होंगे इतने तो। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित नहीं है? पचपदरा बाड़मेर में सर, हाँ बिल्कुल, पचपदरा बाड़मेर में मीठे पानी से संबंधित है, पूछा है, बिल्कुल मैं खारे पानी की समझ गया। तो यहाँ पर और ऑप्शन में भी ये दिखाई दे रहा है। तो कायलाना जो है मीठे पानी से संबंधित है। कायलाना मीठे पानी की झील है। यहाँ पर राजस्थान में स्थित मीठे पानी की झीलों में ननद संबंध और राजसमंद में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ननद संबंध झील राजस्थान की मीठे पानी की झील है, राजसमंद जिले में। जयसमंद झील जिसे रेबर झील भी कहते हैं, वर्तमान में सलूमर जिले में है। फतेह सागर झील, उदय सागर झील, पिछोला झील ये उदयपुर में है। और आना सागर, फाय सागर और पुष्कर झीलें जो है वो अजमेर में है। जेत सागर बूंदी में है। जेत सागर बूंदी में है। कोलाहित झील बीकानेर में है। कोलाहित झील बीकानेर में है। आपको मेरे को पता है ये सारी झीलें आती है, आपको तो ननद संबंध थोड़ा सा डाउटफुल रहती है, राजसमंद में है, याद रखना। सिलीसेट झील पता है अलवर में है। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। नक्की झील को कौन बोलता है? बाल समुद्र कायलाना, ये तो मतलब बच्चों की जो स्कूली किताबें उनमें भी बाल समुद्र कायलाना झीलें दी हुई होती है, तो याद ही है। जोधपुर में बुड्ढा जोड़ झील थोड़ा याद रखिए, रायसिंह नगर गंगानगर में है। रायसिंह नगर गंगानगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है वो सांबर झील है। सांबर झील आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयपुर जिले की फुलेरा तहसील में स्थित है राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी एवं भारत की दूसरी क्यों हो गई कि प्रथम चिल्का झील उड़ीसा है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह झील दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर लंबी तथा 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। इस झील में 5 नदियां मेंढा, मेथा है ना, रूपनगढ़, खारी, खांडेल, ये नदियां जो है इसमें आकर गिरती है। बांडी की नाला इसमें आकर गिरती है। और खांडेल नदियों का पानी बहकर आता है। अब बांडी नाम से 3 नदियां पड़ रही है। 3 नदियां अरब सागर में भी पड़ रही है, बंगाल की खाड़ी में भी पड़ रही है, आंतरिक प्रवाह में भी पड़ रही है। आंतरिक प्रवाह में जो पड़ी है ना वो बांडी की नाला और सांबर झील में गिरती है, याद रखना, याद
रखोगे क्या? बिल्कुल सर, याद रखेंगे। राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी बांडी नदी है, जो अरब सागरीय अपवाद तंत्र में आती है। लूनी नदी की सहायक नदी है। बिल्कुल याद रखेंगे सर। सांबर झील की सुरक्षा, संरक्षण और सर्वांगीण विकास हेतु सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी का गठन 8 अक्टूबर 2021 को किया गया है। सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी का गठन 8 अक्टूबर 2021 को किया गया है एवं यह पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत आती है। मेजा बांध कौन सी नदी पर है? तो मेजा बांध कौन सी नदी पर है? ये किन किन एग्जामों में पूछा गया है, आप सब देख सकते हो। और इसका आंसर कौन सी है? कोठारी नदी होगा। इसका आंसर क्या होगा? कोठारी नदी होगा। कोठारी नदी के किनारे या कोठारी सभ्यता जो है वो कौन से जिले में स्थित है? वहीं पर यह मेजा बांध बना हुआ है। देख रहे हैं आप, इसकी व्याख्या भी दी हुई है। हाँ बिल्कुल दी हुई है। कोठारी नदी पर 1972 में निर्मित यह भीलवाड़ा में स्थित है। मेजा बांध की पाल पर मेजा पार्क भी विकसित किया गया है। कौन से जिले में है? भीलवाड़ा में है। याद रहेगा क्या? कोठारी नदी पर कोठारी बांध भीलवाड़ा में, कोठारी सभ्यता भीलवाड़ा में, जहां से प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष मिले। याद रहेगा। डेबर झील जो है ना जानी जाती है तो जय संबंध झील डेबर झील के नाम से भी जानी जाती है। कौन से जिले में है डेबर झील? तो सलूम्बर जिले में है। पूर्व में कौन से जिले में थी? तो उदयपुर में थी। स्थित गोमती नदी पर बांध बनाकर निर्मित की गई इस झील में गोमती, झावड़ी, रूपारेल और बागर नदियों का जल डेबर दर्रे से होकर आता था। झील में गोमती, झावड़ी, रूपारेल और बागर नदियों का जल डेबर दर्रे से होकर आता था, इसलिए इसको डेबर झील भी कहते हैं। जयसमंद झील में आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। इस झील के पानी के बीच छोटे बड़े 7 पहाड़ी टापू है। सबसे बड़े पहाड़ी टापू को बाबा का बागड़ा और सबसे छोटा टापू क्या कहलाता है? प्यारी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बिशलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1999 में। बिशलपुर बांध का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है? बनास नदी पर है। कहां पर है? तो राजमहल देवली टोंक में है ना। बनास, खारी और डाई त्रिवेणी संगम पर स्थित है। बिशलपुर बांध जो है वो राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से निर्मित बांध है। एकमात्र मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? पांचना बांध है। पांचना बांध याद रखना। कहां पर है? कमेंट करो। निर्माण 1987 से 1999, राजस्थान की यह सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसवाड़ा स्थित बजाज सागर बांध किस नदी पर है? तो बांसवाड़ा स्थित बजाज सागर बांध जो है वो माही नदी पर है। बांसवाड़ा स्थित बजाज सागर बांध किस नदी पर है? माही नदी पर है। ये आप लोगों को याद ध्यान रखना है। यह बांसवाड़ा में माही नदी पर स्थित राज्य का सबसे लंबा 3109 मीटर बांध है। एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो आपका जाखम बांध है, प्रतापगढ़ में है, 81 मीटर ऊंचा है। पर गांव कौन सा है? तो ये आप लोगों का गांव जो है वो कौन सा है? अनूपपुरा गांव है। गांव कौन सा है? तो अनूपपुरा गांव है वो। हम अंतिम पड़ाव की ओर है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इतनी देर तक देखने का मतलब आपको क्लास को पसंद है और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नया चैनल है, एकदम फ्रेश चैनल है, इसलिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, यार दोस्तों के पास शेयर भी करें। जवाई बांध स्थित है, तो जवाई बांध अपना कौन से जिले में? पाली जिले में है। जवाई नदी पर है। जवाई नदी जो है वो लूणी नदी की सहायक नदी है। लूणी नदी नागपाड़ अजमेर से निकलती है, आना सागर झील के पास से निकलती है, अरब सागरीय अपवाद तंत्र में आती है। अरब सागरीय अपवाद तंत्र राजस्थान के अपवाद तंत्र का 16% भाग अपने पास रखता है ना। देखते हैं व्याख्या। पाली जिले में स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, इसकी नींव 13 मई 1946 को जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह द्वारा रखी गई। 13 मई 1946 ईस्वी को। रियासत काल में इसका निर्माण इंजीनियर एडगर व फर्ग्यूसन की देखरेख में पूर्ण हुआ। इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध कहलाता है। जवाई नदी पर है। लूणी की सहायक नदी है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। यह बांध जोधपुर व पाली का प्रमुख पेयजल स्रोत तथा जालौर पाली जिले का प्रमुख सिंचाई का क्या है?
स्रोत है कौन सा बांध? जवाई बांध। जवाई बांध यहाँ पर आपको पता है क्या होते हैं? खरबूजे। मुहाने से उद्गम की ओर, मुहाना मतलब चंबल नदी जहाँ जल डालती है वहां से उद्गम मतलब जनाभाव पहाड़ी की तरफ चंबल नदी पर स्थित बांधों का, तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, इधर एक बांध और है कोटा बैराज, और कोटा बैराज प्रथम चरण में यहाँ पर बना था। ये सेम वही बातें हैं जो मैंने अब आपको बता दी है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज सर चंबल नदी पर है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना के तहत 50-50% की भागीदारी से बनाए गए हैं। व्याख्या देगी थोड़ी। चंबल नदी पर 4 बांधों का निर्माण किया गया है। गांधी सागर बांध जिला मंदसौर मध्य प्रदेश, रामपुरा बालपुरा पठारों के बीच है। मतलब गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं, चंबल नदी पर है और राजस्थान में न होकर मध्य प्रदेश में है। कौन से जिले में है? मंदसौर में। कोटा बैराज बांध प्रथम चरण में निर्मित, सर्वाधिक कैचमेंट एरिया, सर्वाधिक प्रदूषित बांध है कोटा बैराज, और ये चंबल नदी पर है ना, ये सबसे अंत में बना है। राणा प्रताप मुहाने की तरफ बना, सबसे अंत में बना है। राणा प्रताप सागर बांध है ना, वो राजस्थान का एकमात्र आइकॉनिक बांध, सर्वाधिक भराव क्षमता 113 वर्ग किलोमीटर वाला बांध चित्तौड़गढ़ में है, और ये द्वितीय चरण में बना था। नेक्स्ट है जवाहर सागर बांध, कोटा में है और ये तृतीय चरण में बना था। अब आप लोगों का अगला टॉपिक होगा, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।